लास्ट क्लास में हम यहाँ तक पहुँच गए थे जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन हम सीखे कि अगर ये वाला फोर्थ वाला जो रिजल्ट था, बहुत काम की चीज़, नहीं सॉरी थर्ड वाला, कि रुको एक सेकेंड, फोर्थ है ना, कि ए बी अगर ज़ीरो है, ए बी अगर नल मैट्रिक्स है और उसमें से ए या बी में से कोई भी एक श्योर हो गया कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो है, तो दूसरा वाला मैनिपुलेट हो जाता है कि वो नल मैट्रिक्स है। ठीक है ना, तो ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। जैसे अभी तो हम एनसीईआरटी लेवल वाला देख रहे हैं, थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से ऊपर है ना। जब वापस आओगे तो जो 2 क्लासेस होंगी ना, उनमें जो ट्रिकी वाला पार्ट है उनमें ये कई बार यूज़ होगा। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन करके दिखाया भी है ना। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ में। तो ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कोई नई बात है नहीं। ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या डिफाइंड था? किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में सारे डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है उसको हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस कहते हैं। ठीक है ना। तो अब देखो इसमें कुछ ऑब्वियस सी बातें लिखी हुई है। सबसे पहले फर्स्ट वाला कि आप ट्रेस ऑफ लैम्डा ए बोलो या लैम्डा टाइम्स ट्रेस ए बोलो, बात एक ही है, लैम्डा तो कॉमन हो जाएगा। ठीक है ना। इनफैक्ट आप ट्रेस ए प्लस बी को ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी कह सकते हो, है ना भाई, एलिमेंट्स ही तो जुड़ रहे हैं, डायगोनल एलिमेंट्स। फिर और मोर जनरलाइज अगर बात करें तो अगर फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी को मिला दो तो ट्रेस ऑफ लैम्डा ए प्लस म्यू बी, ध्यान दो, ट्रेस ऑफ लैम्डा ए प्लस म्यू बी का अगला स्टेप आप क्या लिख सकते हो? लैम्डा टाइम्स ट्रेस ए प्लस म्यू टाइम्स ट्रेस बी। तो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं? ट्रेस को हम प्लस या माइनस में सेपरेटली इंपोज कर दे रहे हैं और जो स्केलर वैल्यू है वो ट्रेस के बाहर लिखी जा रही है। ठीक है। अब ये चौथा पॉइंट बड़ा मजेदार है। मान लो ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के, तो ए बी और बी ए का ट्रेस बराबर होगा। मैं कह रहा हूं ये ऑब्वियस है, कितने लोग बात समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ट्रेस का मतलब डायगोनल एलिमेंट्स पिक कर रहे हो, है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स में तो रो कॉलम सेम सेम भिड़ेंगे ना, चाहे ए बी लिखो चाहे बी ए। नहीं समझे? मैं बोलूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बोलो, या फर्स्ट कॉलम, जैसे मान लो ए बी है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बी ए कर दोगे तो बी का फर्स्ट रो ए का फर्स्ट कॉलम। तो अल्टीमेटली जब सम लिखोगे ना तो वैल्यू सेम आएगी। क्या होगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो जब फाइनली सम लिखोगे तो दोनों वैल्यूज सेम आ जाएंगी। ठीक है ना। तो ट्रेस ए बी बोले या ट्रेस बी ए बोले, बात एक ही है। और इसी को अगर आप एक तरफ ले आओ तो ट्रेस ऑफ ए बी माइनस ट्रेस ऑफ बी ए जीरो, है ना, और ट्रेस को कॉमन ले लो तो आप कह सकते हो कि ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए इज जीरो। तो कई बार ये हमें फंसा देता है। देखो यहाँ पे पता चला कि हमें किसी चीज का ट्रेस चाहिए था और वो एक्चुअली ए बी माइनस बी ए था, तो कुछ करने की जरूरत थी नहीं, सीधा आंसर क्या आता? जीरो आता। तो ट्रेस ऑफ ए बी माइनस बी ए जीरो। तो अब ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी ट्रेस की। अब जैसे ये क्वेश्चन है अपने पास, ठीक है, जिसमें देखो तो 3a माइनस बी दे रखा है और a प्लस 2b दे रखा है, और आपसे क्या पूछ रहा है? 7 टाइम्स ट्रेस a माइनस 5 टाइम्स ट्रेस b। अब अगर मैं अभी ये प्रॉपर्टीज हाईलाइट नहीं करता और आपको कहता कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, तो आपके दिमाग में पहला थॉट यही आता कि एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके पहले a निकालते हैं फिर b निकालते हैं और फिर ट्रेस ए ट्रेस बी आ जाएगा और आंसर आएगा। ये सुनो, लेकिन जैसे ही आपको प्रॉपर्टी की अंडरस्टैंडिंग बनी तो आपको क्या फील हुआ कि आप मजे से यहाँ पे ट्रेस ऑफ 3a माइनस 2b लिख लो, जो कि क्या होगा? इन डायगोनल एलिमेंट्स का सम, है ना, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना। और अगर देखा जाए तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा दो, तो इसको क्या लिखोगे? 3 टाइम्स ट्रेस ए माइनस 2 टाइम्स ट्रेस बी, और इस तरफ क्या हो गया? 3 2 5 1 6, सॉरी 3 2 5 1 6, इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट, है ना। सिमिलरली सेकेंड वाले से ट्रेस ऑफ
ए प्लस 2b, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ देते हैं। तो ये आ गया 0 - 1 + 2, तो 0 - 1 + 2। और अब फिर इसमें सेपरेटली ट्रेस को इम्पोज कर दो, तो आप यहाँ क्या कह पाए, ट्रेस ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ बी इक्वल्स टू 1, है ना। अब तो ये सिंपल, 2 अननोन 2 इक्वेशन, है ना। तो जैसे यहाँ पे 1 + 2 किया तो क्या आ गया, 4 टाइम्स ट्रेस ए इक्वल्स टू 7। तो ट्रेस ए की वैल्यू आ गई, ट्रेस ए की वैल्यू आ गई 7/4, है ना। और यहाँ से तो हम 2 ट्रेस बी को क्या लिख सकते हैं, 1 - 7/4, है ना, यानी कि कितना, -3/4। तो इसका मतलब, हाँ बोलो क्या, खुद से बातें कर रहे हैं, ट्रेस ऑफ बी क्या -3/8। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा, देखो, तो 7 टाइम्स ट्रेस ए यानी कि 49/4, है ना, और माइनस प्लस, हाँ क्या, ऊपर वाले खुद ही बोल रहा है, खुद ही समझ रहा है ना। ऊपर वाले इक्वेशन समरी बनाओ। इसका मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी ने हमें क्या करा, आसान रास्ता दे दिया, ठीक है ना। हमें अलग अलग मैट्रिसेस ए और बी फाइंड करने की जरूरत पड़ी नहीं, ट्रेस ए से ही अपना काम चल गया, ठीक है। फिर देखो यहाँ फिर से कुछ डेफिनेशंस, और ध्यान रखना ये यहाँ अभी ये 2 क्लास पढ़ा दे रहा हूँ, तो ये डेफिनेशंस को सीरियसली लेना है। क्या होगा, आप पता चला मैट्रिसेस का एक अच्छा सा क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे हुए हो और ऑप्शन में ये चीजें हैं, तो आप सॉल्व तो कर लिए लेकिन आइडेम्पोटेंट भूल गए, है ना, तो आप चाह के भी मार्क नहीं कर पाओगे। मतलब पूरा क्वेश्चन सॉल्व है लेकिन ऑप्शन आप मार्क ही नहीं कर सकते। तो डेफिनेशंस का इंपॉर्टेंस है, टर्म्स सारे माइंड में रहने चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें बेसिकली यहां पर 4 चीजें हैं, देखो, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, पीरियोडिक और निलपोटेंट, ठीक है ना। तो ये चारों एक हेडिंग के अंदर पढ़ने के पीछे एक पर्पस है, ठीक है ना। यहां पर इन चारों में एक कॉमन बात हो रही है, ए पे पावर दे रहे हैं, ठीक है, ए पे पावर दे रहे हैं, और उसका बिहेवियर फिर कैसा है उसी हिसाब से ये डेफिनेशंस है ना। तो कोशिश करो कि अभी के अभी सेट हो जाए, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आइडेम्पोटेंट, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स में बात हो रही है, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको 2 पावर दिया और वापस वही बन जाए, मतलब A² इक्वल्स टू A, तो हम बोलेंगे आइडेम्पोटेंट, ठीक है। अगर A² किया और I बन गया, अगर A² किया और I बन गया, है ना, तो हम बोलेंगे इनवॉल्यूटरी। अब इसमें इसकी टोपी उसके सर होती है, तो अभी इसकी अभी देखिए, आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट मतलब खुद बन जाए, इनवॉल्यूटरी मतलब आई बन जाए, और दोनों ही केस में पावर क्या हो रहा है, 2। A² इक्वल्स टू A तो आइडेम्पोटेंट, A² इक्वल्स टू I तो इनवॉल्यूटरी, ठीक है। फिर तीसरा है पीरियडिक। तो पीरियडिक का फंडा क्या है, पावर रेज करते जाओ तो ये किसी भी स्टेप में A आ जाना चाहिए। जैसे क्या डेफिनेशन लिखा हुआ है, देखो, A की पावर λ+1 इज इक्वल्स टू A। तो एक मजेदार बात सोचो, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी क्या हुआ, पीरियडिक हुआ, और यहां पे ये कह रहा है कि A की पावर λ+1 अगर A बन रहा है तो जो लैम्डा की सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू है वो इसका पीरियड है। तो आप देखो आइडेम्पोटेंट के लिए आप पीरियड क्या बोल दोगे, 1। A की पावर 1+1 इज A, है ना। क्या इनवॉल्यूटरी भी पीरियडिक दिख रहा है आपको, बिल्कुल दिख रहा है। एक A मल्टीप्लाई कर दो तो A² अगर I आया तो A³ ऑटोमेटिकली क्या है, A है, बोलो, है ना। तो इनवॉल्यूटरी भी पीरियडिक के खाते में आ जाएगा। तो पीरियडिक का मतलब आप पावर रेज करते जाओ और किसी भी स्टेप में वापस वो मैट्रिक्स आ जाए, तो ऐसे को हम कह रहे हैं पीरियडिक। और पहली बार जब आया तो जैसे मान लो 4 पावर पर आया पहली बार A, तो पीरियड क्या हो गया, 3,
5 पावर पे पहली बार आया ये, तो पीरियड क्या हो गया 4। तो जिस पावर पे आ रहा है उससे एक कम हुआ उसका पीरियड, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट है निल पोटेंट, है ना। तो निल पोटेंट का मतलब है आप पावर रेज करते जाओ, है ना, और किसी स्टेप में आपका नल मैट्रिक्स आ जाए। और सोच के देखो, जिस स्टेप में नल मैट्रिक्स आ गया उसके बाद आप कुछ भी पावर लो वो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, है कि नहीं, है ना। तो यहां ये कहना चाह रहा है कि 0 आ जाना चाहिए, और जब पहली बार 0 आया, जैसे a क्यूब 0 नहीं था, a की पावर 4 0 आ गया, या a स्क्वायर 0 नहीं था, a क्यूब 0 आ गया। तो पहली बार जब 0 आया, जैसे मान लो a स्क्वायर 0 नहीं था और a क्यूब 0 आया, तो पहली बार कहां, कौन से पावर पे 0 आया, 3 पे, है ना। तो फिर हम कहेंगे कि a जो है वो निल पोटेंट मैट्रिक्स है और उसका इंडेक्स 3 है। या फिर a क्यूब 0 नहीं आता और a की पावर 4 0 आ जाता, तो हम बोलेंगे उसका इंडेक्स 4 है ना। मतलब पहली बार कौन से पावर पे 0 आ रहा है ना। तो चलो अब एक बार हमें डेफिनेशन लर्न हो गया, है ना। तो अब यहां पर हम इसके अंदर कुछ कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे सोचो अगर a स्क्वायर a है, सुना, अगर a स्क्वायर a है तो a क्यूब क्या होगा, a स्क्वायर, और a स्क्वायर वापस क्या हो जाएगा, a, नहीं, a की पावर 4 भी a। तो यानी कि अगर कोई मैट्रिक्स आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स है तो a की कोई भी m पावर वापस क्या हो जाएगी, a, कोई भी m पावर वापस हो जाएगी a, जहां m अपना 3 ऑनवर्ड्स है, 3 4 5 कुछ भी। यस और नो बोलो, ठीक है। अब एक और मजेदार बात, यहां पर a स्क्वायर इक्वल्स टू a है, जरा बोथ साइड डिटर्मिनेंट इंपोज करके देखो। तो अगर a स्क्वायर इक्वल्स टू a है तो डिटर्मिनेंट a स्क्वायर इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a। और हमने लास्ट क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी कि डिटर्मिनेंट को पावर के अंदर रखो बाहर रखो फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से आप अगले स्टेप में क्या आ गए, नहीं। तो यहां से दो बातें निकल के आ रही हैं, डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 1 होगी। तो किसी आइडेंटिपोटेंट मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 0 होती है या फिर 1 होती है, ठीक है। अब थोड़ा इनवॉलिटरी को एक्सप्लोर करते हैं। तो इनवॉलिटरी के लिए क्या बोला, a स्क्वायर इक्वल्स टू i, है ना। तो जरा देखो, अगर a स्क्वायर i है तो a क्यूब क्या होगा, a, ai तो a है, अरे i को किसी भी मैट्रिक्स के साथ डालो तो वो तो वापस वही है, बोलो। फिर a की पावर 4 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और उसको फिर क्या बोल रहे हो, i, है ना। a की पावर 5 फिर क्या हो जाएगा, ai यानी कि a, फिर a की पावर 6 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि i। तो हम यहां से क्या देख रहे हैं, a की कोई भी इवन पावर इज i और कोई भी ऑड पावर इज a, जहां m आप क्या ले रहे हो, कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है। दूसरी चीज, अगर a स्क्वायर i है, ध्यान से देखो, अगर a स्क्वायर i है तो आप इसके डिटर्मिनेंट को बराबर कर दो, दो मैट्रिक्स बराबर तो उसका डिटर्मिनेंट भी बराबर। तो मैंने अगले स्टेप में क्या कर दिया, डिटर्मिनेंट a स्क्वायर इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट i। अब देखो, डिटर्मिनेंट a स्क्वायर, डिटर्मिनेंट a स्क्वायर, तो ये 2 पावर बाहर आ गया, और डिटर्मिनेंट i क्या हो गया, 1। तो यहां से डिटर्मिनेंट a दो वैल्यूज ले रहा है, 1 और -1, ठीक है ना, 1 और -1। मतलब अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इनवॉलिटरी है तो उसके डिटर्मिनेंट की दो ही वैल्यू पॉसिबल है, 1 और -1, ठीक है ना। अच्छा, आइडेंटिपोटेंट में एक और बात, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आइडेंटिपोटेंट है और वो नॉन सिंगुलर भी है तो फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू कितनी आएगी, 1, फिर 0 तो पॉसिबल है ही अगर नॉन सिंगुलर बोल दिया तो। फिर इसके बाद तीसरा है अपना पीरियडिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो पीरियडिक मैट्रिक्स की बात करें तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि a की पावर लैम्डा +1 अगर a आ रहा है ना,
तो ए इज पीरियडिक और लैम्डा इसका क्या है, पीरियड है, लैम्डा इसका पीरियड है। तो जरा देखो, हम अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की बात करें, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, तो क्या बोलेंगे, दिस विल इंप्लाई ए इज पीरियडिक, पीरियडिक है ना, और पीरियड कितना 1, ठीक है ना। रुको एक सेकंड, अगर ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई है तो एक्चुअली फिर ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, है ना, दिस विल इंप्लाई ए इज पीरियडिक, और इसमें पीरियड क्या बोल देंगे 2, ठीक है ना। क्या कुछ बोलना चाह रहे, ये कह सकते हैं ए की पावर लैम्डा आई होगा, ए की पावर लैम्डा आई होगा, मैं समझा नहीं, ए की पावर लैम्डा आई की इक्वल होगा। अरे कोई ज़रूरी थोड़े ना, ये तो सिनेरियो बेस्ड है, हम ऐसे देख के ए के बारे में कुछ नहीं कमेंट कर सकते, ठीक है ना। अब देखो, फिर इसके बाद नील पोटेंट की बात करें, तो नील पोटेंट की बात करें तो नील पोटेंट के लिए क्या है अपने पास कि मान लो कहीं आप ए की पावर रेज करते गए, है ना, मान लो ए स्क्वायर है नॉन नल, ए क्यूब है नॉन नल, और फिर ए की पावर 4 आ गया नल, तो दिस विल इंप्लाई क्या, ए इज नील पोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 4, ऑफ इंडेक्स 4, ठीक है। अब एक बार जब ये डेफिनेशन समझ गए तो देखो यहां जैसे ये कह रहा है शो दैट द मैट्रिक्स इज आइडेम्पोटेंट, ठीक है ना। तो अब ये शो करने का मतलब अपने को ए स्क्वायर को क्या प्रूव कर देना है, ए, है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आइडेम्पोटेंट मतलब वापिस से आएगा, इनवॉलिटरी मतलब आई आएगा, है ना। मेन इन्हीं में गलती होती है, पीरियडिक तो फील हो जाता है ना, और नील पोटेंट भी फील हो जाता है, पता है कैसे, नील से, है ना। कंफ्यूज इन्हीं दोनों में होता है, आइडेम्पोटेंट और इनवॉलिटरी। आइडेम्पोटेंट तो ए, इनवॉलिटरी तो आई, और पावर कितना दे रहे हैं 2, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो अब जैसे यहाँ पे ए स्क्वायर को जब मैंने करके देखा तो देखो रो कॉलम भिड़ाते हैं, तो इसमें तो आप सब लोग एक्सपर्ट हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो 4 9 +2, है ना, और -4, ठीक है। फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा -4 -6, ठीक है ना, -4 -6 और +8। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो कितना हो गया, -8 -8, ठीक है ना, और +12। और समझने में दिक्कत आ रही तो मैं मार्क कर दूंगा, देखो देखो इस बार सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया देखो, तो -2 -3 +4, ठीक है ना, -2 -3 +4। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा ज़रा देखो, तो 2 +9 -8, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा देखो, 4 +12 -12, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर अरे बात नहीं, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम कितना हो गया, तो 2 +2 -3, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम तो ये हो गया अपने पास -2 -6 +6, ठीक है ना। और फाइनली थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम हो गया -4 -8 +9, ठीक है ना। तो अब क्या देखना है, ये वापस ए बन रहा है, तो ज़रा देखो यहाँ से 2 -2 है ना, -4 है ना, फिर यहाँ -1, फिर यहाँ 3, फिर 4, फिर 1,
फिर परफेक्ट, पूरा का पूरा बन गया। तो इसका मतलब ये जो चीज़ थी, ये जो चीज़ थी, ये सिंप्लीफाई होके हमें क्या फील हो रही है? ये सिंप्लीफाई होके हमें फील हो रही है ए। इसका मतलब मैट्रिक्स इज आइडेंटिकल, ठीक है ना। फिर जैसे देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है शो दैट ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 3, है ना। तो उसके लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा? ए क्यूब इक्वल्स टू 0। तो देखो सबसे पहले तो ए स्क्वायर, अब फास्ट फास्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया? 1 प्लस, सीधा जोड़ के लिखूं, समझ पा रहे सब लोग? चलो, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 5, ठीक है ना, और -6, क्या हो गया? 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 प्लस 2 -3, 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 प्लस 6 -9, 0, ठीक है। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 5 प्लस 10 -12, तो 5 प्लस 10 15 -12 कितना? 3, ठीक है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 5 प्लस 4 -6, तो 9 में से 6 गया 3, ठीक है। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 15 और प्लस 12 -18, तो 15 प्लस 12 -18 9, ठीक है। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया -2 -5 प्लस 6, तो -7 प्लस 6 यानी कि -1। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो -2 प्लस 3 -1, ठीक है ना। फिर उसके बाद थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो -6 और प्लस 9 -3। अब ये हमने क्या निकाला है? ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब जब हम बात ए क्यूब की करेंगे, तो ए क्यूब का मतलब ए को किससे मल्टीप्लाई कर दो? ए स्क्वायर से। तो अब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो देखो तो ज़रा यहाँ क्या आ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करो, तो क्या हो गया? 0 प्लस 3 -3, 0। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 0 प्लस 3 -3, 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 प्लस 9 -9, 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 प्लस 6 -6, 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो 0 प्लस 6 -6, 0। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 प्लस 18 -18, 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 0 -3 प्लस 3, 0। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, 0 -3 प्लस 3, 0। और थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो क्या हो गया? 0 -9 प्लस 9, 0, यानी कि ये क्या आ गया? 0। तो देयरफॉर हम कहेंगे कि देयरफॉर ए इज निलपोटेंट ऑफ इंडेक्स 3, ऑफ इंडेक्स 3, ठीक है ना। अब जैसे यहां कह रहा है शो दैट मैट्रिक्स इज इनवॉल्यूटरी, नहीं तो इनवॉल्यूटरी का मतलब ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, है ना। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई, तो देखो हम ए स्क्वायर लेके चले, डायरेक्ट लिखता हूं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो गया? 15 -24 प्लस 1, सॉरी 25 -24 प्लस 1, है ना। रुको कॉन्सेंट्रेट कर दो, हाँ ठीक है। 25 है ना, और -24 प्लस 0, क्या हो गया? 1। फिर देखो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 40 -40 प्लस 0, क्या आ गया? 0। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो देखो सीधा ही 0। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो -15 प्लस 15 और 0, ठीक है। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -24 प्लस 25 और 0, यानी कि 1। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -5 प्लस 6 -1, क्या हो गया? 0। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम, -8 प्लस 10 -2, ये भी 0। और थर्ड रो थर्ड कॉलम, 0 प्लस 0 और प्लस 1, कितना आ गया? ठीक है। तो देखो अपने पास इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स है ना। ये एग्जाम्पल्स लेने के पीछे एक पर्पस और था
कि आपको फील आए कि एक जनरल लुक वाला मैट्रिक्स भी इनकी कैटेगरी में लाई कर सकता है, ठीक है ना। तो ऐसे किसी मैट्रिक्स का लुक देख के हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि वो आइडेम्पोटेंट है कि निलपोटेंट है कि पीरियडिक है कि इनवॉल्यूटरी। प्रोसेस करना पड़ेगा तभी पकड़ में आएगा, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। हाँ बोलो। देखो अब आते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब हुआ कि कोई भी मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज लिखना चाह रहे हो तो रो को बना दो कॉलम और कॉलम को बना दो रो। तो देखो यहाँ डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स रोज एंड कॉलम्स, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है ये ए है ना, तो इसमें कितने रोज कितने कॉलम्स हैं, 2 रोज 3 कॉलम्स। तो जो इसका ट्रांसपोज बनेगा उसमें कितने रोज कितने कॉलम्स होंगे, 3 रोज 2 कॉलम्स। और देखो क्या हुआ, तो यहां पर जो इसका रो था वो इसका कॉलम है, जो इसका रो था वो इसका कॉलम है, ठीक है ना। तो अपन ने जैसे ही किसी मैट्रिक्स के रो कॉलम को स्विच किया, ठीक है ना, तो जो नया मैट्रिक्स बना उसको हम बोलते हैं गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, ए ऊपर टी लिख के या समटाइम्स ए डैश भी लिखते हैं, ठीक है ना। जहां ये ध्यान रखना है कि अगर ये जैसे यहाँ ये कितने ऑर्डर का था, इसका ऑर्डर था अपना 2 × 3, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 2, ठीक है ना। अब जैसे ही आपको ट्रांसपोज की अंडरस्टैंडिंग बनी तो कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज देखो जरा। अगर आप किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले लोगे तो वापस वही घूम के आ जाएगा, है ना। तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज एक्चुअली ए। अच्छा, सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है लैम्डा ए का ट्रांसपोज, और आप ट्रांसपोज को अंदर मतलब इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हो, इंपोज करना चाह रहे हो, है ना, जहां लैम्डा स्केलर है। तो मैं कह रहा हूं लैम्डा बाहर आ जाएगा। सोचो क्यों, क्योंकि ट्रांसपोज में क्या हो रहा है, रोज को बना रहे हो कॉलम्स, और स्केलर मल्टीपल आने का मतलब मैट्रिक्स में क्या होता है, वो हर एलिमेंट में जाके हो जाता है मल्टीप्लाई। तो ट्रांसपोज के अंदर कहां देख रहा है, ट्रांसपोज के अंदर से स्केलर को आप बाहर निकाल सकते हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी कह रही है, आप फील करो a + b का ट्रांसपोज निकाल लो, या a ट्रांसपोज और b ट्रांसपोज निकाल के जोड़ो, बात एक ही होगी, ठीक है ना। मतलब प्लस या माइनस में सेपरेटली ट्रांसपोज को इंपोज कर सकते हैं, ये सबसे मजेदार है, ठीक है ना। अगर प्रोडक्ट में सेपरेटली ट्रांसपोज को इंपोज करना चाह रहे हो तो वहां पे वो स्विच हो जाएगा। मतलब ए बी ट्रांसपोज इज एक्चुअली बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। इनफैक्ट हम इसको एक चीज बोलते हैं रिवर्सल लॉ, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ। और थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको ये फील भी हो जाएगा, ठीक है। सोचो क्यों ऐसा हुआ, क्यों स्विच करना पड़ा। तो सोचो क्या होता है, ए बी में ए है m × n, बी है n × p। बोलो, ए बी में ए है m × n, बी है n × p, तभी तो प्रोडक्ट डिफाइंड। तो अगर आप स्विच नहीं करोगे तो वो तो टैली ही नहीं करेगा। नहीं समझ आए, बी ट्रांसपोज लिया, सोचो ना ऐसे, इसको ऐसे सोचो कि ए का ऑर्डर अगर हम बोल रहे हैं n × p, है ना, सॉरी m × n, और b का ऑर्डर बोल रहे हैं n × p, तो a ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा n × m, और b ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या हो जाएगा p × n। फील आया क्या, है ना। अब अगर आप a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज को भिड़ाना चाहते हो तो हर हाल में आपको b ट्रांसपोज को कहां रखना होगा, आगे रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और प्रोडक्ट तो सेम आना ही है क्योंकि कंटेंट तो आप सेम ही रख रहे हो, बस रोज को बना रहे हो कॉलम्स और कॉलम्स को बना रहे हो रोज, ठीक है ना। तो यहां पर इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। क्या हमने सीखा, सबसे पहले तो क्या सीखा कि भाई एडिशन या सब्ट्रैक्शन में सेपरेटली ट्रांसपोज को आप इंपोज कर दीजिए। लेकिन जैसे ही आप प्रोडक्ट में ट्रांसपोज को इंपोज कर रहे हो तो ध्यान रखना यहां चीजें रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगी। तो इसको हम बोलते हैं कि प्रोडक्ट में रिवर्सल लॉ लगता है।
ठीक है ना। अब देखो यही मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 में लगा के दिखाया कि अगर ए बी सी का ट्रांसपोज है तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। यही सेम चीज़ आपको 4 में लगा के दिखाया कि अगर ए बी सी डी का ट्रांसपोज है तो हम इसको लिख सकते हैं डी ट्रांसपोज, सी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। ठीक है। अब जब ये बात आप समझ गए तो देखो ये बात आपको बहुत लल्लू लगेगी। देखो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज का फील क्या होगा, ए का ट्रांसपोज, और इसमें रिवर्सल लॉ लगा दो और फिर इसको ऐसा लिख दो। नहीं तो इससे आपने क्या सीखा, इसका मतलब अगर आप सीधा इसको और इसको एक साथ देखो तो ट्रांसपोज को पावर के अंदर इंपोज कर सकते हैं, ट्रांसपोज को पावर के अंदर इंपोज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर आपको फाइनली ये वाली प्रॉपर्टी निकल के आई कि अगर कहीं ए की पावर m का ट्रांसपोज दिख रहा है तो आप चाहो तो इसको ए ट्रांसपोज की पावर m भी लिख सकते हो ज़रूरत के हिसाब से। और अब एक पुरानी बात, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी याद करो। डिटर्मिनेंट में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के रोज और कॉलम्स को स्विच करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता है ना। तो देखो यहाँ एक बात लिखी हुई है कि अगर ए nth ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, अगर ए nth ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है तो आप ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट बोलो या ए का डिटर्मिनेंट बोलो, बात तो एक ही होगी। ठीक है। फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है ना। तो सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस को पहले फील करते हैं। देखो अच्छा ये जो एक साथ इनको पढ़ रहे हैं इनके पीछे भी एक लॉजिक है। जैसे पिछले 4 को एक साथ पढ़ा उसके पीछे क्या लॉजिक था, ए को पावर दे रहे हो और उसके बाद बिहेवियर ऑब्जर्व कर रहे हो। बिहेवियर क्या क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, वापिस वो बन जाए या आई बन जाए या 0 बन जाए, उन्हीं 3 बातों पर वो बेस था। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, ये दोनों एक साथ पढ़ने के पीछे लॉजिक है, आप ट्रांसपोज कर रहे हो और फिर देख रहे हो कि वो ए के साथ कैसा रिलेट हो रहा है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ क्या है, पहले मेन कॉन्टेक्स्ट समझ लेते हैं कि अगर ए का ट्रांसपोज लेने पर पहली बात तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बात हो रही है। देखो स्टार्ट ही किया है क्या हमने, ए आई जे एन इंटू एन। तो ये दोनों डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, जबकि प्रीवियस डिस्कशन में कहीं स्क्वायर मैट्रिक्स का जिक्र नहीं हो रहा, स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है। तो जैसे ही हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में आ गए तो फिर यहाँ स्क्वायर मैट्रिक्स होना मस्ट है। तो यहाँ पे फंडा सिंपल है कि अगर ए ट्रांसपोज लेने पर वापस ए आ गया तो हम बोलते हैं ये सिमेट्रिक की कैटेगरी में है ना। और अगर ए ट्रांसपोज लेने पर ये माइनस ए आ गया तो हम कहते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक की कैटेगरी में है ना। तो बहुत कुछ ये ऑड इवन जैसा लुक दे रहा है। वहाँ क्या होता था, एफ माइनस एक्स एफ एक्स है तो इवन, एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है तो ऑड। तो वैसे ही ए का ट्रांसपोज करने पर अगर वापस ए आ गया तो फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। और अगर ए का ट्रांसपोज लेने पर माइनस ए आ गया तो स्क्यू सिमेट्रिक, और अगर दोनों में से कोई नहीं आया तो नाइदर स्क्यू नॉट सिमेट्रिक। ठीक है ना। तो यहां पर देखो डेफिनेशन क्या, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए देन ए इज कॉल्ड a symmetric matrix. A is called a symmetric matrix. अब इसको थोड़ा हम थर्ड ऑर्डर में ऑब्जर्व करें तो देखो यहां साइड में मैंने एक थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स बना रखा है। ठीक है ना। अब जरा सोचो कि मान लो मैं बोलूं, रुकना, इसको एक काम करते हैं, ऐसे कर लेते, एक ये लिखा हुआ है और एक हम इसका ट्रांसपोज लिखते हैं। तो ट्रांसपोज क्या आएगा, A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। क्या किया हमने, सारे रोज को बना दिया कॉलम और सारे कॉलम को बना दिया रोज। ठीक है ना। आप सोचो फर्स्ट वाला अपना लिखा हुआ है ए, सेकंड वाला लिखा है उसका ट्रांसपोज, एक थर्ड ऑर्डर में बात हो रही है। तो जरा सोच के देखो कि अगर मैं कह रहा हूं कि ए ट्रांसपोज को ए के बराबर होना है ना, तो देखो एक बात कि डायगोनल एलिमेंट्स पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं,
तो डायगोनल एलिमेंट्स तो फ्री है कुछ भी रखने को, है ना। हाँ, अब हो क्या रहा है कि यहां A21 था तो यहां A12 है, और यहां A12 था तो यहां A21, ठीक है ना। तो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब हमें हर हाल में कॉन्जुगेट एलिमेंट्स को सेम रखना पड़ेगा, तभी ये सिनेरियो क्रिएट होगा। बोलो है ना। तो A ट्रांसपोज को अगर A रखना है तो ये तभी पॉसिबल है जब क्या हो, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स सेम हो। तो यहां पर पहला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, Aij इक्वल्स टू Abi, है ना, फॉर ईच पेयर ऑफ Ij, नहीं, फॉर ईच पेयर ऑफ Ij, Aij इक्वल्स टू Abi फॉर ईच पेयर ऑफ Ij। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि कोई भी एक थर्ड ऑर्डर का सिमेट्रिक मैट्रिक्स अज्यूम करके दिखाओ, है ना। तो आपने क्या कहा, डायगोनली तो कुछ भी भर लो। तो इनफैक्ट मैं तो यहां ABC भर लेता हूं, ठीक है ना। अब जरा देखो, मैंने अगर यहां -3 डाला तो यहां -3 डालना पड़ेगा, यस और नो। यहां 7 डाला तो यहां 7 डालना पड़ेगा, यहां 4 डाला तो यहां, अब देखो हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया, है ना। तो डायगोनली मर्जी जो डाल दो, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आपस में क्या होने चाहिए, सेम, है ना। अब स्क्यू सिमेट्री का डेफिनेशन क्या बोला कि इफ A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A, देन A इज कॉल्ड अ स्क्यू, then A is called a skew symmetric matrix, ठीक है। अब जरा सोचो, A ट्रांसपोज इक्वल्स टू -A, तो -A का मतलब क्या हुआ, ये सब में माइनस साइन आ गया, और इन दोनों मैट्रिक्स को बराबर होना है। तो अब आप देखो, अगर आपको इन डायगोनल्स को बराबर होना है तो एक ही रास्ता है, सारे डायगोनल एलिमेंट 0 हो, अदरवाइज कभी ये सेम हो ही नहीं पाएंगे। सारे डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है। और जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है उनके लिए क्या सीन बनेगा, एक दूसरे का ऑपोजिट साइन के, मतलब सम 0, नहीं समझ आए, सम 0, ठीक है ना। तो अब जब आप ये बात समझ गए तो यहां से आपको क्या फील हुआ कि स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या होगा, एक तो Ai 0, है ना, ठीक है, फॉर ऑल I, और उसके साथ दिस एंड Aij प्लस Abi 0 फॉर ईच पेयर ऑफ Ij, each pair of I, J, ठीक है ना। तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के मतलब एग्जांपल दो, है ना, तो आप क्या करोगे, एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देने के लिए सबसे पहले तो डायगोनली 0 0 0 डाल दोगे, ठीक है ना। और अब कॉन्जुगेट एलिमेंट भरना शुरू किया, तो मान लो अगर यहाँ -3 है तो यहाँ क्या 3, अगर यहाँ आपने 4 डाल दिया तो यहाँ अगर आपने -9 डाल दिया तो यहाँ आपने एक ऐसा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया, आपने एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से प्रॉपर्टीज की बात करें इसके, है ना। तो जरा देखना एक चीज, मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं B विच इज A प्लस A ट्रांसपोज। अब जरा इस B का ट्रांसपोज लेके चलते हैं, तो क्या होगा, A प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज तो सम में या सब्ट्रैक्शन में सेपरेटली इंपोज हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, A ट्रांसपोज प्लस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना, और A ट्रांसपोज प्लस A हो गया। अच्छा, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, तो कम्यूटेटिव होता है तो आप इसको वापस लिख पाए A प्लस A ट्रांसपोज, और A प्लस A ट्रांसपोज वॉज एक्चुअली B, है ना।
इसका मतलब ये बी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसका आप ट्रांसपोज लेके चले और वापस बी आ गया, बोले तो इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑलवेज। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से इस बार चलो मैं बोलता हूं बी इक्वल्स टू ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब जरा यहां बी ट्रांसपोज लेके चलते हैं, तो ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सेपरेटली इंपोज कर दिया, तो ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, है ना, और ये आ गया ए ट्रांसपोज माइनस ए, और माइनस कॉमन ले लो, हम कहाँ पहुँच गए, माइनस बी पे। मतलब ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है ये ऑलवेज एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब यहाँ पे पहला पॉइंट आ रहा है, देखना इससे फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं लिख रहा, अरे बात नहीं, हाँ फोकस, चलो। तो यहाँ पे देखो B यहाँ पे है, जब A प्लस ए ट्रांसपोज तो हमें क्या दिखा, B ट्रांसपोज इज B, है ना, और जब है A माइनस ए ट्रांसपोज तो फिर B ट्रांसपोज किया तो माइनस B, ठीक है ना। तो यहां पर हमने क्या पाया कि कैसा भी A होगा, A प्लस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A माइनस ए ट्रांसपोज इज ऑलवेज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से कुछ पॉइंट्स देखो। फर्स्ट पॉइंट, A प्लस ए ट्रांसपोज इज A प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A plus A transpose is a symmetric matrix. Second, A minus A transpose is a skew symmetric matrix. A minus A transpose is a skew symmetric matrix. ठीक है ना। अब देखो एक मजेदार बात, थर्ड, कि जरा देखना तो A प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2 और प्लस A माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2 सॉल्व होके क्या आएगा, A, अरे A ट्रांसपोज गया 2A बाई 2 A। तो आप देखो यहां से एक मजेदार बात निकल के आ रही है कि आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक के सम में ऑलवेज एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये क्या हुआ, अपना सिमेट्रिक हुआ, और ये क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आप किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए को एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसे ही देखो कुछ और चीजें, जैसे मान लो इधर मैं दिखाता हूं, मैं बोलूं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अब देखो यहां रिवर्सल लॉ लगेगा, है ना, रिवर्सल लॉ लगेगा क्या, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज उल्टा हो गया, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए, और इधर ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। या फिर आप ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज लो, ठीक है ना, ए ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, फिर यहां रिवर्सल लॉ लगेगा, क्या आ गया, ए ट्रांसपोज इंटू का ट्रांसपोज, ठीक है ना। तो ये आ गया एक्चुअली ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहां से एक और बात, चौथी बात निकल के आ रही है कि ए ट्रांसपोज बोले या फिर ए ट्रांसपोज ए बोले, है ना, ये क्या हो गए, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहां एक और मजेदार बात सुनो, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे जरा देखना, एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि लेट
ए let aij n into n, let aij n into n मनन nth ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें a ट्रांसपोज आ रहा है माइनस ए, जिसमें a ट्रांसपोज आ रहा है माइनस ए, मतलब a इज क्या, a इज सिमेट्रिक, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक, a इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब A इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो उनके डिटर्मिनेंट भी सेम होगा। तो यहां से मैं बोथ साइड डिटर्मिनेंट इंपोज करता हूं। ठीक है, अब जरा देखना, तो डिटर्मिनेंट A का ट्रांसपोज तो A हो गया, और इसमें से -1 को अगर बाहर निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट से स्केलर बाहर निकालने का रूल क्या होता है, लैम्डा A का डिटर्मिनेंट को हम क्या बोलते हैं, लैम्डा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट है। अमृत कहाँ देख रहा है बेवकूफ, लैम्डा की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट है, जहां n क्या हुआ, a का ऑर्डर है ना, क्योंकि हर रो या हर कॉलम से निकलता हुआ मान लेंगे हम। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो डिटर्मिनेंट a और इसमें से -1 की पावर क्या आ गया, n, और इंटू डिटर्मिनेंट a, -1 की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। ठीक है ना, अब देखो यहां पर अगर n ऑड है, देखो अगर n इवन है तो हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ, क्यों, क्या कंक्लूजन आ गया, डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट a, ऑब्वियसली ट्रू चीज है ना। लेकिन अगर n ऑड है ना, n इवन तो हमें कुछ नहीं मिला, ठीक है ना, लेकिन अगर n ऑड है तो कुछ इंटरेस्टिंग बात दिख रही है क्या, इफ n बिलोंग, फॉर n बिलोंग टू ऑड, क्या हो गया, डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू माइनस डिटर्मिनेंट a, दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट a इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर n बिलोंग टू ऑड हमें डिटर्मिनेंट a क्या मिला, 0। इसका मतलब एक जनरल बात निकल के आ गई कि कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर जो है वो सिंगुलर होगा। ठीक है ना, तो यहां पर एक नोट चलेगा कि लेट A बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब कई बार ट्रैप क्या करते हैं, लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स 0। अब यही माइंड में रह जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। लेट ए बी अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, है ना, ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 0। अब याद करो डिटर्मिनेंट के वक्त हमने इस तरह के डिटर्मिनेंट को सीधा 0 निकाला था, याद है, था ना, वो a माइनस ए बी माइनस बी डाल के। ठीक है ना, तो वो थर्ड ऑर्डर में था, ऐसा ही फिफ्थ ऑर्डर में होगा, ऐसा ही सेवेंथ ऑर्डर में होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टीज देखते देखते अपने आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टिंक्ट ग्रो हो जाएगा। जैसे अब देखो, मान लो ये क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, देन टू फॉल्स स्टेटमेंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इसके लिए देखो, सबसे पहले तो यहां गिवन क्या है, ए ट्रांसपोज इज ए, बी ट्रांसपोज इज बी। अब आपको ये अरे ध्रुव कहाँ देखता रहता है, अब आपको ये पकड़ना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज लेके चलो, तो इसका ट्रांसपोज लेके चलो, तो आप ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज लेके चले, तो प्लस में तो सेपरेटली इंपोज कर लेते हैं। प्लस में तो ये क्या हो गया, ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है ना, और फिर इसमें बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, रिवर्सल हो गया, और प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। ठीक है ना,
अब देखो तो ए ट्रांसपोज तो ए है, बी ट्रांसपोज बी है, तो ये अगले स्टेप में क्या हो गया, बी ए प्लस ए बी, और रुकना भी। अब बी ए प्लस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी ए, कॉम्पिटेटिव होता है एडिशन। तो इसका मतलब फर्स्ट का आंसर हो गया ट्रू। सेकेंड का लेके चलते हैं, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, प्रोसेस तो यही चलेगा क्या, ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, और रिवर्सल लॉ लग गया, तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, और फिर ये हो गया बी ए माइनस ए बी। अब यहाँ अगर माइनस कॉमन ले तो ये ए बी माइनस बी ए है ना, तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, अब चलो फिर इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन सामने दिख रहा है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या आ रहा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए का ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन करें, फर्क नहीं पड़ता आगे कौन है बाद में कौन है, ये आई आ जाना चाहिए। मतलब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का उसको उसके ट्रांसपोज से भिड़ा के अगर रिजल्ट आई आ गया तो ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है ना, मतलब ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, और अगर ए ट्रांसपोज आई आ गया मतलब ए ट्रांसपोज ए भी आई होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां एक और नई चीज हो गई, माइंड में सेव बटन दबाए। ठीक है ना, वहां से 4 मिला था, कौन कौन सा, आइडेम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी, पीरियडिक, निलपोटेंट, यहां से आ गया ऑर्थोगोनल, सब प्रोडक्ट बेस्ड है ना। तो ऑर्थोगोनल के लिए क्या, ए का एक ट्रांसपोज के साथ जो भिड़ाएंगे तो वो फिर आई हो जाए। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा, एग्जाम्पल में देखो तो ए और ए ट्रांसपोज लिख रखा है, और जब आप ए ट्रांसपोज भिड़ा रहे हो तो देखो तो यही चीज़ तो आएगी। क्या होगा, जब आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम भिड़ा रहे हो तो क्या हो गया, सिग्मा ए वन स्क्वायर, बोलो। फिर जब आप फर्स्ट रो ये भिड़ा रहे हो तो क्या हो गया, सिग्मा ए वन बी वन, बोलो हाँ है ना। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम भिड़ा रहे हो तो सिग्मा ए वन सी वन। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम भिड़ा रहे हैं तो सिग्मा ए वन बी वन। ठीक है ना, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम भिड़ा रहे हैं तो सिग्मा बी वन स्क्वायर है ना, और सेकेंड रो थर्ड कॉलम भिड़ा रहे हैं तो सिग्मा बी वन सी वन। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम भिड़ा रहे हैं तो सिग्मा ए वन सी वन, थर्ड रो सेकेंड कॉलम भिड़ा रहे हैं तो सिग्मा बी वन सी वन, और थर्ड रो थर्ड कॉलम भिड़ा रहे हैं तो सिग्मा सी वन स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान दो। अब यहाँ पे साइड में मैं लिख लेता हूँ आई, है ना, तो आई क्या होता है अपना 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ठीक है ना, तो बात नहीं। तो यहाँ से हम अगर कह रहे हैं कि ए ट्रांसपोज आई है तो देखो क्या निकल के आ रहा है, यहाँ से निकल के आ रहा है कि सिग्मा ए वन स्क्वायर सिग्मा बी वन स्क्वायर सिग्मा सी वन स्क्वायर ये सब 1 हो जाए, है ना, और सिग्मा ए वन बी वन सिग्मा ए वन सी वन और सिग्मा बी वन सी वन ये क्या हो जाए 0 हो जाए। ठीक है ना, मतलब देखो क्या मतलब, अगर मैं कह रहा हूं कि ए ऑर्थोगोनल है, ध्यान से सुना और इसको लॉन रखना है, अगर मैं कह रहा हूं कि ए ऑर्थोगोनल है तो क्या आया रिजल्ट कि रो वाइज स्क्वायर का सम 1, रो वाइज स्क्वायर का सम 1। ठीक है, आहा फोकस, रो वाइज स्क्वायर का सम 1। ठीक है ना, और इसके साथ क्या, ये पेयर वाइज कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0। कितने पेयर बनेंगे, एक पेयर, ये दूसरा पेयर और ये तीसरा पेयर।
तो कभी भी थर्ड ऑर्डर में ऑर्थोगोनल चेक करना है, तनिष्क कहाँ ध्यान है, देखो इधर, कभी भी थर्ड ऑर्डर में ऑर्थोगोनल चेक करना है तो पूरा आपके बाद प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। क्या करना है अपने को, रो वाइज स्क्वायर का सम 1 और पेयर वाइज स्क्वायर के कॉरेस्पॉन्डिंग, सॉरी पेयर वाइज कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम 0। देखते ही पकड़ में आ जाएगा कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है। ये भी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉपर्टी है, टाइप है, जो ट्रिकी वाला मैट्रिसेस है उसमें खूब यूज होता है। ठीक है, अब जैसे देखो ये अगर हम बात समझ गए तो देखो अपने पास ये क्वेश्चन है यहां, दिस इज ऑर्थोगोनल ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। देखो ये रीड एंड रिप्लाई है, कैसे देखो, इनके स्क्वायर का सम 1, इनके स्क्वायर का सम 1, इनके स्क्वायर का सम 1। ठीक है, ये 1 हो गया। अच्छा अब देखो इसको और इसको कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम लो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और 0, क्या आ गया 0। ठीक है ना, ऐसे ही इसको और इसको कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम लो, क्या आ गया 0। ठीक है, और ऐसे ही इसको और इसको कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम लो 0। तो ये एक बार हम देख लिए ना तो इतने तामझाम की जरूरत हमें अब पड़ेगी ही नहीं, सीधा ही हम देखते कह देंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आई बात समझ में? ठीक है, इसका हम आगे खूब यूज करेंगे। अब देखो यहां पर क्या है, यहां पे एक और छोटी सी बात, जैसे अगर मैं कह रहा हूं कि ए ट्रांसपोज आई है तो जरा डिटर्मिनेंट इंपोज करके देखो, डिटर्मिनेंट आई। ठीक है ना, अब देखो रुको, अब डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज और डिटर्मिनेंट आई तो क्या है 1, और डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज क्या होता है, सेम होता है। तो डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज सेम होता है, तो यह आ गया डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि डिटर्मिनेंट ए क्या होगा 1 और -1। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, या तो 1 या फिर -1। ठीक है ना, तो मतलब यहां से आ जाएगा, एक पॉइंट आ जाएगा कि इफ ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई देन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 1 और -1 डिपेंडिंग अपॉन द सिनेरियो। ठीक है, अब देखो यहां से अब हम उस सेगमेंट में एंटर करते हैं जो प्रॉपर्टीज बेस्ड जेई के क्वेश्चंस को ट्रिकी बनाता है। दो चीजें अब हम डील करने वाले हैं, एक है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और एक है इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो केयरफुली देखिएगा, यहां बात हो रही है पहले एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से एडजॉइंट टर्म की बात ही स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर होगी। ठीक है, अब जरा देखो यहां पर मैं कह रहा हूं लेट ए है कोई मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है ना, अब मान लेते हैं एक बात कि लेट Cij बी द कोफैक्टर याद है ना, ऑफ Aij, है ना। तो अब मैं एक मैट्रिक्स B तैयार करता हूं, वो मैट्रिक्स होगा इनके कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स, मतलब इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स का एक हम मैट्रिक्स तैयार कर रहे हैं। मतलब वो क्या होगा, C हर एलिमेंट का कोफैक्टर होता है। जैसे इसका कोफैक्टर याद है ना, क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे, बोलो, और यहां से डिटर्मिनेंट विथ -1 की पावर 1 + 1। ठीक है ना, तो मैं अगर इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स लिख के, हमरे ध्यान दो, C11 C12 C13 C21 कैपिटल C है, C22 C23 C31
C32 C33, मैंने खुद से एक स्क्वायर मैट्रिक्स तैयार कर लिया जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं ए के एलिमेंट्स के, कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पर एडजॉइंट ए अपना डिफाइन हो रहा है, ध्यान से देखना, एडजॉइंट ए अपना डिफाइन हो रहा है, इसको हम बोलते हैं, मतलब एडजॉइंट ऑफ ए इज बी ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए इज बी ट्रांसपोज, मतलब वो जो हमने कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाया उसका अगर ट्रांसपोज ले ले तो हम कहेंगे कि हमने ए का एडजॉइंट निकाल लिया, है ना। इट इज डिनोटेड एज ए डी जे और ए, और पढ़ेंगे क्या इसको, एडजॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए का फील क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए का फील हुआ ए डी जे ए इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज, यानी कि ऊपर गिवन एग्जाम्पल के हिसाब से हम जो एडजॉइंट ए बोलेंगे, ऊपर गिवन एग्जाम्पल के हिसाब से हम जो एडजॉइंट बोलेंगे वो क्या आ जाएगा, बी का ट्रांसपोज करते हैं तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 और C33। तो बेसिकली अगर हमें कोई थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने आया, ठीक है ना, तो वो जो भी मैट्रिक्स होगा उसके कोफैक्टर्स को हम देख रहे होंगे रो वाइज, लिख रहे होंगे कॉलम वाइज। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो लेट ए इक्वल्स टू 1 3 5 3 5 1 और 5 1 3, है ना। तो कह रहा है फाइंड एडजॉइंट ए, ठीक है। तो अब देखो यहां पर मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए, फोकस रहो। तो अब देखो मैं क्या करूंगा, ध्यान दो, मैं देखूंगा कोफैक्टर्स रो वाइज, लिखूंगा कॉलम वाइज। तो देखो बारी बारी से करते हैं, जैसे ये और ये उड़ा दिया, है ना, तो क्या आएगा 15 और -1 कितना 14, बोलो। तो 15 -1 14 और विथ कैसा साइन, प्लस साइन, ठीक है। फिर जरा देखना ये और ये उड़ाया, है ना, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे 9 -5 यानी कि 4, लेकिन इसको लिखेंगे विथ माइनस साइन, समझ रहे हो। अच्छा सॉरी, तो अब ये देख रहे हैं रो वाइज, लिखेंगे कॉलम वाइज। तो कितना आया अपना -4। फिर देखते हैं ये और ये, है ना, तो क्या आ गया 3 और -25 यानी कि -22 विथ प्लस साइन, तो -22, रुको एक सेकेंड, -22। फिर ये और ये, तो 9 और -5 4, ठीक है ना, लेकिन विथ माइनस साइन। अरे मत करो, डिस्टर्ब हो रहा है। क्या हो गया -4, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखते हैं ये और ये, ठीक है, तो क्या हो गया 3 और -25 -22 विथ प्लस साइन, तो -22 विथ प्लस साइन। फिर उसके बाद, है ना, ठीक है। अरे रे 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 रे, गलत 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 गलत, ये और ये, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे 1 और -15 कितना -14, इस बार विथ माइनस साइन, ऑल्टरनेट, ठीक है ना, विथ माइनस साइन। तो क्या बोल देंगे
प्लस 14, ठीक है। फिर उसके बाद ये और ये, तो 9 माइनस 25, तो कितना हो गया, सॉरी 3 माइनस 25 कितना हो गया, -22 विथ प्लस साइन, ठीक है ना। तो -22 विथ प्लस साइन। फिर देखो ये और ये, तो 1 और -15, -14 और विथ माइनस साइन, तो -14 विथ माइनस साइन हो जाएगा +14, ठीक है ना। एंड फाइनली ये और ये, तो क्या आ गया 5 और -9 क्या हो गया, -4 विथ प्लस साइन, तो -4 विथ प्लस साइन। ये देखो हम एडजॉइंट निकाल ली, है ना। थोड़ा सा प्रोसेस क्या है, कैलकुलेटिव है। लेकिन अब देखो अगर मैं बोलूं एक, देखो लेट A इक्वल्स टू ABCD, लेट A इक्वल्स टू ABCD, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हमें एडजॉइंट निकालना है, ठीक है ना, तो देखो यहां पर एडजॉइंट निकालेंगे तो जरा देखना क्या होगा, फाइंड एडजॉइंट A, फाइंड एडजॉइंट A, है ना। तो जरा देखना क्या होगा, यहां तो D विथ प्लस साइन, ठीक है ना। तो क्या हुआ यहां पर, जब हम एडजॉइंट A लिख रहे हैं तो D विथ प्लस साइन, ठीक है। फिर देखना अब C विथ माइनस साइन, लेकिन लिखेंगे क्या, कॉलम वाइज, है ना, ऐसा, ठीक है ना, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, B विथ माइनस साइन, बोलो, ठीक है। तो B विथ माइनस साइन, है ना। एंड फाइनली A विथ प्लस साइन। तो देखो यहां पर क्या हुआ, सेकेंड ऑर्डर में कॉम्पेरेटिवली चीजें आसान हो गई। और एक पैटर्न आ रहा है, जरा देखो पैटर्न क्या आ रहा है, ये आपस में पलट गए, मतलब डायगोनल एलिमेंट स्विच्ड और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन बदल गया, डायगोनल एलिमेंट स्विच्ड और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन बदल गया। तो इसको तो अब हम एक प्रॉपर थ्योरी बना देंगे कि अगर नोट A, let A equals to, let A equals to A, B, C, D, then adjoint A equals to क्या हो जाएगा, डायगोनल एलिमेंट्स आपस में स्विच करो और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का साइन पलट दो, ठीक है। अब देखो, हाँ हाँ बोलो, जल्दी बोलो। डिटर्मिनेंट जो हमने स्टार्ट लिया था, तो किसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के अपने पास 6 तरीके अवेलेबल थे, है ना। कोई भी रो उठाओ, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स भिड़ा के जोड़ दो, या कोई भी कॉलम उठाओ और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स भिड़ा के जोड़ दो, तो हमें क्या मिल जाता था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, मैं यहां से इसको पिक करता हूं, एक सेकंड, देखो इसको यहां से पिक करता हूं और एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं, मजेदार सा ऑब्जर्वेशन। देखो देखो अपना A है, तो ये एडजॉइंट A है, ठीक है ना। इनफैक्ट अब यहां ये B ट्रांसपोज की जरूरत एक्चुअली है ही नहीं, ठीक है, परफेक्ट। अब देखो ये A है और एडजॉइंट A है, ठीक है ना। अब जरा देखना, तो हम यहां एक चीज लेके चलते हैं, A इंटू एडजॉइंट A, ठीक है ना। तो A इंटू एडजॉइंट A, तो जरा देखो यहां पर
क्या आ रहा है, तो ये और ये भिड़ाओ, है ना, तो क्या आ रहा है जरा देखना, A11 C11 प्लस A12 C12 और प्लस A13 C13। कुछ अच्छा दिखा क्या? ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, क्योंकि आपने रो पिक किया है फर्स्ट और उसी के कोफैक्टर्स को भिड़ा रहे हो। ध्यान दो, ठीक है। ऐसे यहां पे सेकंड वाला एलिमेंट देखो तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको भिड़ाते हैं। अरे मत करो, मंद बुद्धि की तरह करता है एकदम। अब देखो यहां पर A11 C21 प्लस A12 C22 और प्लस A13 C23। अगर देखा जाए तो ये क्या भिड़ा हुआ है? ये भिड़ा हुआ है फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और सेकंड रो के कोफैक्टर्स। ये क्या हो जाएंगे? जीरो, क्योंकि कोई भी एक रो पिक करते हो और किसी दूसरे रो का कोफैक्टर लेते हो तो वो सम क्या आता है? जीरो। और खुद का कोफैक्टर लेते हो तो वो क्या आता है? डिटर्मिनेंट। तो अगर आप मेरी बात समझ गए, अच्छा देखो यहां पे फिर अब समझने वाली एक और बात, ऐसे यहां कुछ भरेंगे, यहां कुछ भरेंगे। अब यहां वाला देखो तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम क्या फील हुआ? A21 C21 प्लस A22 C22 A23, ये तो खुद का है ना। तो क्या फील हो रहा है? डायगोनल एलिमेंट्स में तो खुद वाले से भिड़ रहा है और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स में दूसरे वाले से भिड़ रहा है ना। तो अगर आप बात समझ गए, तो आपको ये अगले स्टेप में क्या फील होगा? डिटर्मिनेंट A 0 0 0, डिटर्मिनेंट A 0 और 0 0 डिटर्मिनेंट A, ठीक है ना। और ये मैट्रिक्स, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है इसमें से, जब आप डिटर्मिनेंट A देखो तो कॉलम कॉमन हो जा रहा है ओवरऑल, तो डिटर्मिनेंट A कॉमन होके क्या हो रहा है सीन जरा देखना, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है ना। अब अगर देखा जाए तो ये I है, बोलो, तो यहां से डिटर्मिनेंट A इंटू I। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी आप A को उसके एडजॉइंट A से भिड़ाओगे तो आपको क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट A इंटू I, है ना। तो यहां से इंपॉर्टेंट नोट आ गया, अद्विक ध्यान दो, इंपॉर्टेंट नोट आ गया, लेट A इक्वल्स टू Aij n into n, then A इंटू adjoint A बोले। अच्छा एक और मजेदार बात, आप इसी adjoint A को पहले और A को बाद में करो, क्या फर्क पड़ेगा? सोच के देखो, मैं ये रो और इसको भिड़ाऊं, सेम चीज है ना। फिर देखो ये इसको भिड़ाऊं और ये इसको भिड़ाऊं, नहीं, ये तो डायगोनली क्या आएगा? डिटर्मिनेंट, और बाकी सब जगह क्या आएगा? जीरो। तो मतलब हम किसी को भी आगे रखें, किसी को भी बाद में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां से हम क्या सीखे कि हम A इंटू adjoint A बोले या adjoint A इंटू A बोले, इट विल बी डिटर्मिनेंट A इंटू IN। जहाँ IN क्यों लिख रहे हैं? N उसका ऑर्डर। A इंटू adjoint A बोले या adjoint A इंटू A बोले, इट विल बी डिटर्मिनेंट A इंटू IN। ये बहुत काम की चीज है, ठीक है। अब देखो यहां से सीधा प्रॉपर्टी वाले सेगमेंट्स पे आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ adjoint, ध्यान देना, एकदम फोकस्ड रहना। प्रॉपर्टीज ऑफ adjoint, और घर पे इनके प्रूफ की भी प्रैक्टिस करिएगा, जैसे मैं आराम से डिराइव कर पाऊं वैसे ही। प्रॉपर्टीज ऑफ adjoint, ठीक है। तो
अब देखो यहां पे वही बात हो रही है, लेट ए है अपना ए आई जे एन इंटू एन। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही वाला निकल के आ गया, कौन सा, ए इंटू एडजॉइंट इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू ए और इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ठीक है, अब जरा देखो एडजॉइंट ए अपने आप में एक कैलकुलेटिव प्रोसेस है, ठीक है ना। अब यहां सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए। बहुत ध्यान से देखिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए चाहिए, ठीक है ना। तो अब देखो कहां, तो पहले पूरा एडजॉइंट निकालोगे, फिर उतने पे भी नहीं, फिर उसका आप डिटर्मिनेंट भी निकालोगे, ठीक है ना। अब यहां देखो इसमें कई सारी प्रॉपर्टी एकदम जादू की तरह है कि अरे ये तो इतना कैलकुलेट करते और ये सीधा एक लाइन में हो रहा है ना। तो यहां एक प्रॉपर्टी आ रही है, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। कुछ मजेदार दिखा, मतलब ये तो एडजॉइंट निकालने से भी आसान हो गया कि अगर आपको एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालना है तो जिसका एडजॉइंट है उसका सीधा डिटर्मिनेंट निकाल लो, है ना, और पावर दे दो n-1। अब सोचो अगर सेकेंड ऑर्डर का है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इज एक्चुअली डिटर्मिनेंट ए। थर्ड ऑर्डर का है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट इज डिटर्मिनेंट ए का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक सेकेंड, अब देखो रही बात कि ये आया कैसे, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट सीधा डिटर्मिनेंट ए से कैसे लिंक हो रहा है ना। इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना और घर पे ऐसे प्रूफ की प्रैक्टिस करिएगा। जरा देखो तो ये जो अपने पास है ए, अच्छा सबका जवाब इसी में छिपा होगा। अभी हम और कई मजेदार चीजें इसमें देखेंगे, सबका जवाब इसी में छिपा है, ठीक है। ए इंटू एडजॉइंट ए, अभी जस्ट हमने पढ़ा क्या, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन, है ना। तो दो मैट्रिसेस बराबर है तो इनका डिटर्मिनेंट भी बराबर होगा। तो मैं यहां से क्या करता हूं, ए इंटू एडजॉइंट ए को क्या लिख पाऊंगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन। ध्यान दो, अब यहां पे सेपरेटली प्रोडक्ट में इंपोज हो जाएगा, तो प्रोडक्ट में सेपरेटली इंपोज हो जाएगा तो ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है। और अब देखो ये डिटर्मिनेंट ए अंदर से क्या आएगा, बाहर, है ना। तो स्केलर बाहर लाने का तरीका क्या होता है, n पावर 2, बोलो। तो यहां से आप डिटर्मिनेंट ए की पावर n और इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ आई एन, बोलो, है ना, ठीक है। तो अब यहां पे अगर आप देखो तो डिटर्मिनेंट आई एन तो हो गया क्या, 1। नाउ फॉर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ये डिटर्मिनेंट खींच के उधर चला जाएगा और क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा क्या, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ठीक है ना। तो अब एक चीज देखो यहां पर, ये तो प्रूव हुआ, लेकिन इसके लिए फिर ए का नॉन सिंगुलर होना मस्ट है ना। लेकिन मैंने वहां तो अभी कुछ बोला ही, है ना, मैंने यहां तो रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया। मैं तो कहा क्या कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ए की पावर क्या होगा, n-1, ठीक है ना। तो सोच के देखो, अगर डिटर्मिनेंट ए सिंगुलर हो गया, डिटर्मिनेंट ए सिंगुलर हो गया, सॉरी ए अगर सिंगुलर हो गया मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 हो गया, तो जरा देखो यहां से एडजॉइंट ए इंटू ए क्या बन जाएगा, 0, है ना। तो एडजॉइंट ए इंटू ए बन जाएगा 0। तो अब वो फंडा काम करने का कौन सा याद है कि दो नॉन नल मैट्रिसेस का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब दोनों का सिंगुलर होना मस्ट है। तो सोचो, अगर कितने लोग बात समझ चुके हो, तो अगर ए इंटू एडजॉइंट ए 0 आया, है ना, और डिटर्मिनेंट ए 0 है, तो फिर डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए भी 0 होना पड़ेगा। तो इसलिए अलग से यहां मुझे मेंशन नहीं करना पड़ा कि ये वैलिड फॉर ओनली डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0। तो हम तो सीधा फॉर्मूला बना देंगे क्या कि देखो ना, यहां से मैंने क्या सिखाया कि इफ डिटर्मिनेंट ए 0 देन ए इंटू एडजॉइंट ए
equals to 0, this will imply determinant of adjoint A 0. सोच के देखो क्यों, हर हाल में अगर ये नल है तो वैसे ही उसका डिटर्मिनेंट 0 हो गया, और अगर ये नॉन नल है तो फिर इसको कैसा होना होगा, सिंगुलर होना होगा। बोलो ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर अलग से कोई कैटेगरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट चाहिए, सीधा अगला स्टेप क्या होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। अब देखो यहां पर एक और मजेदार चीज, थर्ड, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट है ना। अब सोचो ये कितनी भयानक चीज हो गई है कि नहीं, कि पहले हम एडजॉइंट ए निकालेंगे फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे तब डिटर्मिनेंट, है ना। लेकिन यहां पे ये बहुत ही लल्लू होगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 का स्क्वायर। देखो ये लिंक्ड है सेकंड प्रॉपर्टी से, कितने लोग एक बार में बात समझ गए। फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी क्या सिखा रही है कि जिस मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट चाहिए उसके डिटर्मिनेंट पे पावर क्या आ जाएगा, n-1। तो इसको दो टुकड़ों में कर लो ना, पहले इसको कुछ भी b ट्रीट कर लो, देखो तो पहले उसको कुछ भी b ट्रीट कर लो तो एडजॉइंट ऑफ b क्या होगा, डिटर्मिनेंट b की पावर n-1, और फिर वो b क्या है एक्चुअली, एडजॉइंट a। बोलो तो ये प्रॉपर्टी तो ऑब्वियस हो गई, प्रूव करूं क्या, ठीक है ना। तो ये डिटर्मिनेंट a की पावर क्या आ गया, n-1 की पावर 2। अब चौथा और मजेदार है, ठीक है। चौथे में क्या कह रहा है, अभी तक तो ये जो चीजें हैं उनका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। अरे कहां मेहनत कर रहा है, देखना इधर, ठीक है, मेहनत करे जा रहा है पता नहीं क्या क्या, ठीक है ना। अब चौथा जो है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, अभी तक तो हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे थे, अब हम ये मैट्रिक्स निकालेंगे, ठीक है ना। और इसका फॉर्मूला हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, n-2 इंटू ए, जहां अब यहां कंडीशन है डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये बहुत ही पावरफुल हो गया, क्यों, क्योंकि आपको एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए निकालना है। आप निकालोगे जस्ट डिटर्मिनेंट ए, उसकी पावर दे दोगे n-2 और a से कर दो मल्टीप्लाई, और आपको वो पूरा का पूरा मैट्रिक्स निकल के आ गया, ठीक है ना। तो देखो ये कहां से आया, तो जरा देखो हमारे पास क्या है, a इंटू एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट a, एक सेकेंड, हाँ, a इंटू एडजॉइंट a, ये होता है डिटर्मिनेंट a इंटू आई। तो जहां a है उसकी जगह एडजॉइंट a रख दो, है ना। तो इसका मतलब मैं यहां से क्या कह सकता हूं, एडजॉइंट a इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a। तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट a और इनटू IN। कितने लोग बात समझ चुके हो, बढ़िया। जो नहीं समझे अभी देखो, अब ये वाला हमें चाहिए, दिमाग में ध्यान दो। अब मैं यहां क्या करूंगा, एक a से मल्टीप्लाई कर देता हूं, है ना, और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a रहने दिया, ठीक है ना। और ये तो स्केलर है बाहर, एडजॉइंट a। अच्छा, इस एडजॉइंट a को क्या लिख दो, डिटर्मिनेंट a की पावर n-1, और ये जो a डाला था वो a यहां IN के साथ भिड़ गया, इधर आगे था तो उधर भी आगे, और IN के साथ भिड़ा तो ये एक्चुअली a इंटू IN अगले स्टेप में क्या बन जाएगा, a। और देखो ये क्या हुआ, देखो a इंटू एडजॉइंट a को आप लिख पाए डिटर्मिनेंट a इंटू IN, देखो प्रूव हो चुका है। और एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट a
और डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 1 इंटू ए, है ना। अब इस डिटर्मिनेंट ए को कहाँ भेज दो, दूसरी तरफ, तो दूसरी तरफ भेजोगे तो आई एन इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। और चूंकि आप इस डिटर्मिनेंट ए को क्रॉस करा रहे हो, है ना, तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n माइनस 2 इंटू ए, लेकिन यहाँ ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ए हो जाए नॉट इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ए हो जाए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हमने इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर लिया। फिर उसके बाद देखो पांचवी बात, एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए है, मतलब आप इस स्केलर को अगर बाहर लाना चाह रहे हो तो वो n माइनस 1 पावर के साथ बाहर आएगा, n माइनस 1 पावर के साथ बाहर आएगा। सेम एक्सप्लेनेशन यहाँ हो जाएगा, कैसे, तो आप लैम्डा ए इंटू एडजॉइंट लैम्डा ए को क्या कहोगे, डिटर्मिनेंट ऑफ लैम्डा ए इंटू आई एन। दिख गया क्या, बोलो कैसे, क्या करते हैं, है ना, लैम्डा को यहां पे बाहर करेंगे, है ना, और फिर वहां से काम हो जाएगा, बोलो ना, ठीक है। फिर सिक्स्थ प्रॉपर्टी की सिक्स्थ प्रॉपर्टी अपने पास एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज है, तो हम इसको एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं। ये क्वाइट ऑब्वियस बात, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या करते हो, देखते रो वाइज हो, लिखते कॉलम वाइज हो, तो पहले ट्रांसपोज कर लोगे और या फिर एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करो, बात सेम होगी, ठीक है। एंड फाइनली सातवीं बात कि एडजॉइंट ए बी जो है, ये अगर हम दोनों में सेपरेटली एडजॉइंट इंपोज करना चाह रहे हैं तो ये हो जाएगा अपने पास एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, है ना। मतलब यहां भी अगर फील करो तो रिवर्सल लॉ। अब ये वाले पॉइंट को अभी जस्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं प्रूव करूंगा, ठीक है ना। ये यहां पे होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, ये अभी प्रूव करके दिखाऊंगा, है ना। इसके पहले मैं एक हेडिंग डालता हूं, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना। तब इसका पहले डेफिनेशन देखो, तो लेट ए एंड बी बी द टू स्क्वायर मैट्रिसेस, let A and B be the two square matrices such that AB बोले या BA बोले, बात एक ही हो और ये I हो जाए, है ना। मतलब A को B से भिड़ाने पे या B को A से भिड़ाने पे, कोई भी आगे रहे, ठीक है ना। अगर I हो रहा है तो then we say that, ध्यान देना, then we say that B is the inverse of A and it is denoted as A inverse, है ना। तो इसका मतलब आप एक तरीके से क्या फील किए कि अगर A का इनवर्स है, ठीक है ना, इसको A की पावर -1 मत पढ़ लेना, A इनवर्स, नेगेटिव पावर का तो कोई सेंस मैट्रिक्स में है ही नहीं। तो बेसिकली हम यहां से क्या देखें कि A इनवर्स बोले या A इनवर्स A बोले, ये क्या हो जाना चाहिए, आइए। तो अब पता है, अब हम ढूंढने लग गए कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है तो हम एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढने लग गए जिससे हम उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो आई आ जाए, है ना। तो आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो फिर आपको प्रीवियस चीज की याद आएगी। ये क्या होता था, डिटर्मिनेंट A इंटू आई, ठीक है। अब देखो
अगर देखा जाए तो यहां पर ए के साथ, मतलब मैंने कहा मान लो लेट डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, तो आप इस डिटर्मिनेंट ए को नीचे खींचो, ध्यान दो, देन ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए का रिजल्ट क्या आएगा, आई। मतलब आप एक ऐसा मैट्रिक्स ढूंढ लिए जिसको कि आप ए के आगे मल्टीप्लाई कर रहे हो या ए के पीछे। मतलब आप यहां से क्या फील किए कि ए इंटू, मतलब इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, देन आप क्या ढूंढे कि ए इंटू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए बोले, या फिर एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू ए बोले। ये दोनों ही सूरत में आयन बनाएंगे, है ना। तो हम एक ऐसा मैट्रिक्स तो ढूंढ लिए, है ना, जिसको ए के आगे रखें या ए के पीछे रखें, प्रोडक्ट का रिजल्ट आई आ रहा है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, ए नॉन सिंगुलर होना चाहिए, है ना, तभी ऐसा हम ढूंढ पा रहे हैं। अब पता है अपने दिमाग में अगला सवाल क्या आ रहा है, अपने दिमाग में अगला सवाल आ रहा है कि भाई यही एक हो, ये जरूरी है क्या? कितने लोगों के दिमाग में आए भाई हम और भी तो ढूंढ सकते हैं, हमें कैसे पता कि इसके अलावा कोई नहीं होगा, है ना। तो चलो यहां पे अब एक चीज करते हैं, यूनिकनेस प्रूव करते हैं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं लेट बी एंड सी बी द इनवर्स ऑफ ए, लेट बी एंड सी बी द इनवर्स ऑफ ए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि ए के दो इनवर्स हैं बी और सी, है ना, तो आप क्या कहोगे, ए बी इक्वस टू बी ए इक्वस टू आई, है ना, और साथ के साथ बोलोगे ए सी इक्वस टू सी ए इक्वस टू आई, ठीक है। तो अब देखो जरा, यहां से मान लो अपना ए सी है आई, है ना, तो एक बी मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ इसको एसोसिएट कर लो, है ना। अब बी ए तो आपने क्या मान रखा है, आई, तो यहां से ये आई सी और इधर तो बी आई था, क्या हो गया बी। दिस इंप्लाइज, कितने लोग बात समझ गए, मतलब यूनिकनेस है ना। आपने खुद से मान लिया दो, तो इसने क्या कर दिया कि नहीं जबरदस्ती मत करो, वो एक्चुअली दो है ही नहीं, वो दोनों सेम है। तो इसका मतलब हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीख गए, और इनफैक्ट कंडीशन भी हमें मिल गया, क्या, डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, है ना। तो अब यहां से फाइनली जो एक नोट आएगा वो क्या आएगा, इफ डिटर्मिनेंट ए not equal to 0, then A will be invertible, A will be invertible, and in this case A inverse क्या फॉर्मूला बना, adjoint A upon determinant, adjoint A upon डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। तो अगर हम एडजॉइंट निकालना जानते हैं तो इनवर्स भी निकालना जानते हैं, ठीक है ना। अब जब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स की, तो देखो सबसे पहली बात तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैट्रिक्स टू बी इन्वर्टिबल। तो डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 implies and is implied upon क्या, A is invertible, A is invertible। ध्यान समझना सारे पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब देखो अगर एडजॉइंट ए का प्रोसेस कैलकुलेटिव है
तो इनवर्स का भी क्या हुआ, कैलकुलेट, एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बढ़ा ही तो सही, क्या डिटर्मिनेंट को डिवाइड भी करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ पर प्रॉपर्टीज का फिर से इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। देखो पहली बात तो यहाँ से क्या आया कि हम ए इनवर्स बोले या ए इनवर्स ए बोले, दोनों क्या होगा, आई होगा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, इनवर्स का इनवर्स विल बी ए। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो ये इट इज नॉट लाइक कि माइनस पावर नलिफाई हुआ। अब सोचो हमें इसका इनवर्स ये प्रूव करना है, तो किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स किसी दूसरे को प्रूव करना है तो सिंपली यू हैव टू प्रूव कि उनका प्रोडक्ट आई आए। कितने लोग बात समझ गए। तो अगर हमें ये प्रूव करना है कि ये गोला दूसरे गोले का इनवर्स है तो वी हैव टू प्रूव दैट कि दोनों गोलों का प्रोडक्ट आई है ना। तो यहां हमें क्या दिख रहा है, दोनों गोलों का प्रोडक्ट, तो मतलब बेसिकली ए इनवर्स ए अपना क्या है, आई है। बिल्कुल ठीक बात लिखी, ठीक है ना। अच्छा यहां पे एक और छोटी सी बात, यहां देखो तो ए इनवर्स अपना आई है, तो बोथ साइड डिटर्मिनेंट इंपोज कर दो, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट आई। अब इसमें इंपोज करो तो डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए इनवर्स, है ना। तो डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स कितना आया, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए। तो चौथा पॉइंट फिर से खूब सारे कैलकुलेशन से बचाएगा कि अगर आपको किसी मैट्रिक्स के इनवर्स, खूब यूज होता है, किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए तो इट इज एक्चुअली 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना। अब देखो पांचवी बात से पहले, मतलब सोचो इनवर्स का डिटर्मिनेंट चाहिए, किससे काम चल गया, डिटर्मिनेंट ए निकाल के काम चल गया, ठीक है ना। अब देखो एक चीज और, एक पुरानी बात याद करो, मैंने कहा था कि कभी भी आप ए बी इक्वल्स टू ए सी देखते हो तो आप ए को अगर काटना चाह रहे हो, है ना, तो उसके लिए ए का नॉन सिंगुलर होना मस्ट है। अब जरा देखना, इफ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 देन मैं क्या करता हूं, एक ए इनवर्स बोथ साइड डाल देता हूं, ए इनवर्स ए बी, अरे यार, ए इनवर्स ए बी और इक्वल्स टू ए इनवर्स ए सी। कुछ अच्छा फील हुआ, ए इनवर्स ए एसोसिएट कर लो तो ये आई है ना, आई है ना, तो ये क्या आ गया, बी इक्वल्स टू सी। तो पांचवी बात, आपको कभी भी ए बी इक्वल्स टू ए सी है ना, तो और इसके साथ डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 है तो दिस विल इंप्लाई बी इक्वल्स टू सी। कभी भी आपको ए सी इक्वल्स टू बी सी है और डिटर्मिनेंट सी नॉट इक्वल टू 0 है, दिस विल इंप्लाई ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। फिर देखो छठी बात, हम ट्रांसपोज का इनवर्स निकालें या इनवर्स का ट्रांसपोज निकालें, बात एक ही होगी, ऑब्वियस बात, ठीक है ना। सातवीं बात, लैम्डा ए का इनवर्स विल बी 1 अपॉन लैम्डा ए इनवर्स, ठीक है ना। अब फिर से देखो यहां वो मजेदार बात आएगी, आपको इस गोले का इनवर्स इसको प्रूव करना है, तो आपको प्रूव क्या करना पड़ेगा, प्रूव क्या करना पड़ेगा कि दोनों गोलों का प्रोडक्ट क्या आ जाए, आई, है ना। तो देखो लैम्डा ए और इनटू लैम्डा ए इंटू 1 बाई लैम्डा ए इनवर्स, तो लैम्डा लैम्डा तो स्केलर है, मत करो, ए इनवर्स क्या आ गया, आई, ठीक है ना। अब इसी में 8वां पॉइंट कि ए बी का इनवर्स विल बी बी इनवर्स ए इनवर्स, मतलब वंस अगेन रिवर्सल लॉ। और अब एक बात सोचो, अगर मैंने यहां रिवर्सल लॉ प्रूव कर दिया तो एडजॉइंट में भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया, क्योंकि एडजॉइंट में क्या होता है, जस्ट डिटर्मिनेंट ही तो एक्स्ट्रा यहां आता है, इसीलिए वहां रोक रखा था, ठीक है ना। अब जरा सोचो यहां पे फिर से वही बात,
आपको इस गोले का इनवर्स इसको प्रूव करना है। कितने लोग बात समझ चुके हैं? ठीक है ना? तो आप देखो यहां पे आपको क्या लेके चलना होगा, ए बी इंटू, अगर आप इसको आई प्रूव कर दिए तो कहा, अरे बस्ता मत समेट, ध्यान दे, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, अगर आप आई प्रूव कर दिए तो 8th पॉइंट प्रूव हो गया। तो यहां पर ए, देखो बी बी इनवर्स को एसोसिएट कर लो, और ये ए आई और ए इनवर्स, अब आई को किसी के एक के साथ एसोसिएट कर लो, और ये क्या बन गया, आई। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट इसमें आ रहा है, 9th पॉइंट, ये है ए इनवर्स की पावर m को हम a की पावर m का इनवर्स बोल सकते हैं। सोचो कैसे, सिंपल रिवर्सल लॉ पर बेस्ड है। जरा देखो, मैं बोलूं a स्क्वायर का इनवर्स, तो बेसिकली इट इज क्या, a का इनवर्स। यहां रिवर्सल लॉ लग जाएगा, तो रिवर्सल लॉ लग जाएगा तो यहां पर a इनवर्स इंटू a इनवर्स है कि नहीं, और फिर ये क्या हो गया, ए इनवर्स का स्क्वायर। अब देखो, ये मैं फिर से कह रहा हूं, ये हमने जस्ट एनसीईआरटी लेवल पे चीजों को कवर किया है, ठीक है ना। अभी जो आगे की 2 क्लास होगी मैट्रिसेस की, फिर उसमें हम इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करना सीखेंगे, ठीक है।